ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या होता है फिजिकल फीचर्स का मतलब? फिजिकल फीचर्स मीन्स लैंड जो है हमारे इंडिया की, उसकी बनावट किस तरह की है, उसको रिलीफ भी बोलते हैं। सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का। हमको ये समझना है कि ये जो डिफरेंट टाइप की लैंड्स हैं हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ये बनती कैसे हैं, क्यों एक जैसी नहीं है। कहीं हम देखेंगे माउंटेन्स हैं, कहीं हम देखेंगे क्या है, प्लेट्यूज, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेन्स हैं, प्लेन्स माने होता है मैदान, कहीं आइलैंड्स हैं, डिफरेंट टाइप की लैंड्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बनी कैसे हैं, उसके पीछे सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं या जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। उन्होंने ये बताया है कि लाखों साल पहले ये पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड में एक गोंडवाना लैंड थी, बहुत बड़ी सी प्लेट। अभी आप लोग 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 कॉन्टिनेंट बचपन में आपको पढ़ाया जा चुका है। 7 कॉन्टिनेंट्स, ये 7 बड़े बड़े लैंड मास हैं, जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं। ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले एक बहुत बड़ा लैंड मास था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, ऐसा जियोलॉजिस्ट बताते हैं। गोंडवाना लैंड ये साउथ में थी, और इसके ऊपर एक और बहुत बड़ी सी प्लेट थी, लैंड मास था, जिसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। जो आप लोग रशिया और यूरोप का जो इलाका देखते हैं वो पूरा ऊपर साइड में था यूरेशियन प्लेट, और नीचे गोंडवाना लैंड। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये बोलती है कि जितने भी लैंड मासेस हैं, जो क्रस्ट है, क्रस्ट के जो जितने बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये अंदर क्या है, मॉल्टन मैग्मा है। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। तो उस मैग्मा के ऊपर ये तैर रही है, एक दूसरे के करीब आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये गोंडवाना लैंड का जो मूवमेंट था वो ऊपर साइड में था लाखों साल पहले, और यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही थी। आखिरकार इनके बीच में, जहां अभी हमारा इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला हिस्सा है, वहां पर एक समुद्र होता था जिसको बोलते हैं टेथिस सी, टेथिस सागर था। ये सिकुड़ता चला गया, और ये आपस में टकराने के बाद, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जब मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो वहां 3 किस्म की प्रोसेसेस हमको देखने को मिलती है। एक होती है फोल्डिंग, एक होती है फॉल्टिंग या वोल्केनिक एक्टिविटीज। वोल्केनो सिंपल उसको समझे, ज्वालामुखी फटता है। फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या है देखिएगा। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स तो समझ में आ गया ना। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या है, हमारी अर्थ में जो सबसे ऊपर ये क्रस्ट है, ये पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, इसके नीचे मॉल्टन मैग्मा है, उसके ऊपर ये प्लेट के टुकड़े तैर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, हमको महसूस नहीं होते। जब एक दूसरे के करीब आती हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स, तो एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाती है, एक नीचे हो जाएगी और एक उसके हल्का सा ऊपर हो जाएगी। इसको बोलते हैं फोल्डिंग, फोल्ड हुआ। फॉल्टिंग कब होता है, जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, व्हेन दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ये फॉल्टिंग कहलाती है। इस बाउंड्री को बोलते हैं फॉल्टिंग। इसी तरह से जब दो प्लेट्स आपस में हल्का सा कोलाइड करती हैं, इनका मोशन अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, इनके बीच में एक रगड़ आती है, फ्रिक्शन पैदा होता है, तो वहां जो बाउंड्री बनती है उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट लगातार लाखों करोड़ों सालों से होता चला आ रहा है, उसी के बिना पर ये डिफरेंट टाइप के आपको लैंड मासेस देखने को मिलते हैं। तो अब सेम यही लैंड मासेस जो हमारे ये जो लैंड फीचर्स हैं हमारे इंडिया में किस तरह से हैं, ये आपको समझना होगा। देखिएगा, इंडिया के मैप से ही हम इसको समझते हैं। बहुत जल्दी जल्दी से मैप बनाते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि जो मैप ओरिजिनल है उससे हल्का सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत कठिन है, मार्कर से मैप बनाना व्हाइट बोर्ड पे बहुत कठिन है। अगर जिसको यकीन ना हो एक बार ट्राई करके देख ले। आप बुक से देख के भी बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, हम तो बिना देखे बना रहे हैं, क्योंकि हम जब देख के बनाते हैं तो नहीं बना पाते।
ये है मेरा भारत महान, जिसके दिल में इंडिया बसा है, उसको मैप देखने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से बना लेगा। खैर ये तो मजाक था। इस इंडिया के मैप में आपको पहले और मालूम होना चाहिए, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, तो इंडिया पहले ऐसा नहीं था, पहले पाकिस्तान बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूड थे। अभी फिलहाल हमारे इंडिया में जो लैंड फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो हमको 6 टाइप के बताए जाएंगे इसी इंडिया के अंदर। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब होता है ऐसी जमीन जो बहुत ऊपर उठी हो और उसमें ऊपर एक माउंटेन पीक होती है, ऐसे चोटी, पर्वत चोटी। ये नॉर्दर्न माउंटेन्स एक्चुअली हिमालयाज को ही बोला गया है। नॉर्थ में पड़ते हैं ना इंडिया के, इसलिए नॉर्दर्न माउंटेन बोल दिया गया हिमालयाज। ये हिमालयाज जो फैले हुए हैं वो कश्मीर से लेके ये आपका चाइना नेपाल का हिस्सा, भूटान का और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक इनकी चौड़ाई है। ये इतना पूरा एक आर्क बनाते हैं इस तरह से, जैसे मैथमेटिक्स में आप आर्क बनाते हो, वैसे आर्क की तरह ये नॉर्दर्न हिमालयाज का एरिया है। इन नॉर्दर्न हिमालयाज की लंबाई बहुत ज़्यादा है, कश्मीर से पाकिस्तान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। 2-3 देश इसमें बीच में आते हैं, भूटान भी है, नेपाल भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है और थोड़ा सा पाकिस्तान भी है। इनकी चौड़ाई लेफ्ट साइड में यानी वेस्ट साइड में इनकी चौड़ाई ज़्यादा है और इधर कम है। यहाँ लगभग इनकी 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर, यहाँ 400 किलोमीटर, पतले होते चले गए। और इनकी एक खासियत क्या है इन नॉर्दर्न हिमालयाज की, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले है हिमाद्री, या पहले बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। नंबर 2 लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, इनको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, और लोअर हिमालय। ये हिमालय के 3 डिवीजन है। लेकिन पहले अभी हम 6 जो फीचर्स हैं ना वो पहले एक साथ लिख लें। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर हैं नॉर्दर्न प्लेन्स यानी मैदान वाला इलाका, थर्ड नंबर में है सदर्न प्लेट्यू यानी वो इलाका जहां पर उभरी हुई जमीन होती है, मतलब ऊपर से फ्लैट होती है, वहां पर माउंटेन पीक नहीं होती, ऐसी पीक नहीं होती, ऐसी वाली लैंड जो उठी तो है, प्लेन से ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर भी खेती वेती सब की जाती है और कोई आपको माउंटेन पीक नहीं देखने को मिलेगी। फोर्थ नंबर पे है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी थार डेजर्ट जो राजस्थान और गुजरात में है। फिफ्थ नंबर पे है कोस्टल प्लेन्स, समुद्र। आपको मालूम है ना इंडिया की जो ये सी बाउंड्री है बहुत लंबी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर से पूरा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इतनी लंबी आपको बाउंड्री देखने को मिलती है जो समुद्र से टच है, इंडियन ओशियन से। तो उसी समुद्र के किनारे की जो जमीन है वो कोस्टल प्लेन कहलाती है। 6th नंबर में है आइलैंड्स। 2 ग्रुप हैं आइलैंड्स के, लक्षद्वीप और अंडमान। अब देखिए सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स हम लोग पढ़ रहे थे। नॉर्दर्न माउंटेन्स माने हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ से यहाँ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम होती चली जाती है यहाँ तक आते हुए। हिमालय का सबसे ऊपर जो नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है, रेंज माने क्या होती है, पहाड़ियों की जो श्रृंखला होती है ना, लाइन, उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। सबसे ऊपर की जो रेंज है यानी सबसे नॉर्थ की, वो कहलाती है ग्रेटर हिमालय या आउटर हिमालय। इसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है, हिमाद्री। इस हिमाद्री की, इस रेंज की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत माउंटेन पीक्स देखने को मिलती हैं। जितनी ऊंची ऊंची जो आपको ये पर्वत चोटी जो वर्ल्ड में फेमस है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब जो माउंटेन पीक्स हैं वो इसी हिमाद्री में आती हैं। पीक्स हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं और ग्लेशियर्स हैं।
पीक्स का मतलब आप समझ गए, पहाड़ की जो चोटी होती है ये पीक है। फास्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब यहाँ से एक्चुअली रिवर्स निकली हैं, तो जब वो ढाल में होती है तो बहुत तेज तेज पानी बहता है वहाँ पर, और वो नदी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पर नदियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फास्ट फ्लोइंग रिवर्स बोला गया। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के जो टुकड़े, जो बर्फ वहाँ पर बह रही है, बड़े बड़े टुकड़े जो ऊपर पहाड़ के हैं वो स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे हैं, वही अल्टीमेटली जाके रिवर बनते हैं, नदी बनते हैं, उनको ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय में ये तीन चीज ज्यादा है। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। इन तीन रेंजेस में, जो हिमालय की तीन रेंजेस हैं, ग्रेटर, लेसर और लोअर हिमालयाज, इनमें सबसे ज्यादा हाइट है ग्रेटर हिमालयाज की, हिमाद्री की, और ये हाइट तकरीबन 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर से भी ऊपर है। 6 to 8000। क्यों? जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, ये नेपाल में है और ये इसी ग्रेटर हिमालय में पड़ता है। दूसरा इंडिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है कंचनजंगा। इंडिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कंचनजंगा है। उसकी हाइट भी तकरीबन 8500 के आसपास है मीटर में, लेकिन वो एग्जैक्ट मुझको याद नहीं आ रही है। वो इंडिया में है और वो भी हिमाद्री का ही एक हिस्सा है, यानी ग्रेटर हिमालय का। कंफ्यूज मत होइएगा, यही ग्रेटर हिमालय का ही दूसरा नाम हिमाद्री है लोकल में। तो हिमाद्री की पहचान होती है फास्ट फ्लोइंग रिवर से, ग्लेशियर से और हाई माउंटेन पीक से। उसके बाद आते हैं हम किसमें? लेसर हिमालय, मिडिल वाला पार्ट। लेसर हिमालय जो है उसका दूसरा नाम है हिमाचल। हिमाचल, इसकी पहचान क्या है? हाँ, तो हम लोग यहाँ थे लेसर हिमालय, जिनका दूसरा नाम हिमाचल भी है। ये फेमस है किसके लिए? पहले तो इसकी हाइट देखें। इसकी जो हाइट है वो जनरली 700 मीटर से 4500 मीटर तक है इनकी हाइट, एवरेज। यानी ग्रेटर हिमालय से कम है इनकी हाइट और लोअर हिमालय से थोड़ी ज़्यादा है। ये फेमस हैं हिल स्टेशंस के लिए। हिल स्टेशंस आप लोग जानते हो ना, जहाँ लोग सैर करने जाते हैं, घूमने, जैसे नैनीताल, मसूरी, कुल्लू, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में जो और उत्तराखंड में जो फेमस हिल स्टेशन हैं वो लेसर हिमालय वाले रीजन में ही पड़ते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। उसके बाद जो सदर्न मोस्ट, सबसे नीचे की जो श्रृंखला है माउंटेन रेंज, वो कहलाती है लोअर हिमालय और उसका दूसरा नाम है शिवालिक। शिवालिक रेंज। शिवालिक की हाइट सबसे कम है, तकरीबन ये हाइट इसकी जो है 1 किलोमीटर के आसपास है, बस इससे ज्यादा ऊंची नहीं है शिवालिक की। इनकी खास बात क्या है? शिवालिक और हिमाचल यानी मिडिल हिमालयाज और लोअर हिमालयाज के बीच में जो वैलीज होती हैं, घाटी वैलीज, उनको कहते हैं, एक स्पेशल नाम आपको देखने को मिलेगा, डून्स। DUNS, डून्स। यानी दो रेंज है ना माउंटेन की, तो उनके बीच का जो इलाका है इसको घाटी कहते हैं, घाटी हिंदी में, और इंग्लिश में वैली बोलते हैं। इनका एक स्पेशल नाम है डून्स। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, वो दून से ही बना है, कोटली डून्स, ये इनकी खासियत है शिवालिक रेंज की। उसके बाद अब फिजिकल फीचर्स की, चूंकि हमने बनावट देख ली है, ये फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, लैंड जो हमारी है ये बनी किस तरह से है। ऊपर से जब नदियां आती हैं बहती हुई बहुत हाइट से, जब वो इस एरिया में पहुंचती हैं, इस इलाके में जहां पर हाइट कम है, मैदान है, तो उनका जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे बहती है शिवालिक। और वो अपने साथ जो मटेरियल बहा के लाती है ना ऊपर से, उसको हम बोलते हैं एलुवियम। एलुवियम उनके साथ बह के आता है और यहाँ पर वो उसका डिपॉजिट करती चली जाती है एलुवियम का। नदियाँ जो ऊपर से आई है ना, इधर हिमालय से ढाल की तरफ बहती हुई, ये नदियाँ अपने साथ क्या बहा के लाती है? इनके साथ एलुवियम बह के आता है और वो एलुवियम यहाँ डिपॉजिट होता चला जाता है। उसी एलुवियम के डिपोजिशन से बने हैं प्लेन्स। जहाँ हम लोग रहते हैं, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी क्या है? प्लेन एरिया है। और प्लेन एरिया की खास बात यह है कि ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब
सबसे ज्यादा जो घनी आबादी है वो प्लेन्स में रहती है। क्यों रहती है? पुराने जमाने से ही जब नई नई बस्तियां बसना शुरू हुई थी तो लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। नदियों के किनारे एग्रीकल्चर में आसानी, ट्रांसपोर्ट में आसानी, आना जाना गाड़ियां वगैरह, इन सब चीज में, और लोगों को मेहनत कम पड़ती है। तो ज्यादातर अच्छा, आज भी जो इंडस्ट्रीज जितनी कंसंट्रेटेड है वो प्लेन एरियाज में ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के प्लेन जो है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। एक चीज अभी शायद छूट गई थी बुक में, अभी मैंने देखा, ये जो हिमालयाज हम पढ़ रहे थे, इस 3 नाम तो हमने देख लिए। इन हिमालयाज का रीजन वाइज भी अलग अलग नेम्स इनके हैं। पंजाब हिमालय है इधर, कश्मीर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, उसके बाद यहाँ का हिस्सा कहलाता है कुमाऊं हिमालयाज, इधर का हिस्सा कहलाता है आसाम हिमालयाज। तो अलग अलग उनके रीजन वाइज नेम्स भी हैं, और वही स्टेट के नाम भी पड़ गए हैं बाद में। फिर उसके बाद यही हिमालयाज जब अपने ईस्टर्न मोस्ट हिस्से में पहुंचते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का जो इलाका है वहां पर, जिसको पूर्वांचल भी कहते हैं, पूर्वांचल, यहां भी हिल रेंजेस हैं। हिल रेंजेस, पहाड़ियों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं और काफी हाइट है उनकी। और जो अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, या हो सकता है 10th नहीं, इसी 9th क्लास में आप पढ़ोगे, जो मानसून जाता है ना, सबसे ज्यादा बारिश इसी इलाके में करता है, पूर्वांचल के इलाके में, क्योंकि यहाँ जो हिल रेंजेस है बहुत ऊंची ऊंची, वो हिमालय की ही हिल रेंजेस हैं, उनसे ही टकरा के मानसून ज्यादातर बारिश उसी इलाके में कर देता है। ये हिल रेंजेस कौन कौन सी हैं? नागा, मणिपुर, मिजो, इन्हीं के नाम से स्टेट्स के नाम भी पड़े हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, समझे ना आप। चलिए, उसके बाद हमारा प्लेन्स जब स्टार्ट होता है, प्लेन्स कैसे बने? द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम ब्रॉट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालय। हिमालय से जो बहने वाली नदियां नीचे के साइड आ रही हैं, आपने कौन कौन सी नदियां देखी हैं? जो मेजर जो रिवर्स है ना हमारे इंडिया की, जो जिन्होंने प्लेन्स बनाए हैं, वो हम 3 मानते हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं, चाइना में अलग है, इंडिया में अलग है, बांग्लादेश में अलग है। ये 3 सबसे बड़ी रिवर्स हैं जिन्होंने प्लेन एरिया बनाया है। प्लेन कहां से कहां तक है? जैसे आपने हिमालय का जो रीजन देखा, ये वाला, हिमालय के साउथ में जो रीजन है वो कहलाता है प्लेन, ये वाला इतना हिस्सा कहलाता है प्लेन, यहाँ की जमीन प्लेन है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक शब्द और आएगा, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं? जो एक बड़ी नदी होती है उसमें जो कई छोटी छोटी नदियां आगे मिल रही होती हैं, इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये नदी का पानी और मात्रा में बढ़ाती चली जाती है। तो इंडस रिवर यहाँ से आई है, मानसरोवर लेक से, चाइना से, कश्मीर में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में पूरा वो मेन जो उसने सिंचाई की है वो पाकिस्तान की लैंड में ज़्यादा की है, इंडिया में बहुत कम हिस्सा है, सिर्फ कश्मीर में। इंडस रिवर में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिली हैं, जैसे झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज, ये सब रिवर्स। तो ये जो इंडस रिवर ने जो प्लेन एरिया बनाया है, ये प्लेन, सॉरी यहाँ ये जो हिमालयन रीजन है, इधर का जो प्लेन बनाया है इंडस ने और इंडस की ट्रिब्यूटरीज ने, वो कहलाता है इंडस बेसिन। इंडस बेसिन। इसी तरह से गंगा भी हिमालय से निकली है, हिमालय से गंगोत्री नामक ग्लेशियर से वो ऐसे आती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी यमुना है, घाघरा है और कोसी है जो बिहार में पड़ती है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती हैं गंगा बेसिन। इसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र है वो भी मानसरोवर लेक के पास से ही निकली है, चाइना से, और इंडिया में एंटर करती है बिल्कुल ऐसे यू टर्न लेते हुए। इसको चाइना में सांगपो नाम से भी जानते हैं। यू टर्न लेते हुए इंडिया में एंटर करती है और आके बांग्लादेश पहुंचती है, फिर गंगा से मिल जाती है और यहाँ पर जाके सुंदरबन डेल्टा बनता है, वो आगे की चीज है। तो तीसरा पार्ट है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो हम लोगों ने अपने नॉर्दर्न प्लेन्स को बेसिकली
3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अभी। बेसिन माने नदी का जो सिंचित क्षेत्र होता है, जहां नदी ने उपजाऊ इलाका बनाया है एग्रीकल्चर के लिए, नदी ने और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने, सहायक नदियों ने, वो कहलाता है बेसिन। 3 बेसिन के बारे में हम देखते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जब आप पढ़ने लगे तो आपने देखा कि नॉर्दर्न माउंटेन्स जो ऊपर थे और नॉर्दर्न प्लेन जो नीचे, इनमें एक क्लोज रिलेशन है। नॉर्दर्न माउंटेन से आने वाली नदियों के जो डिपोजिशन हुआ है मैदान में, उसी से ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। कुछ न्यू वर्ड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे बताया जा रहा है इसमें the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width lying parallel to the slopes of शिवालिक। सबसे नीचे कौन सी माउंटेन रेंज थी? शिवालिक। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया ये मैप में, उसके बाद जल्दी जल्दी इसको समझते हैं। मैप नहीं बनाएंगे आप, डायरेक्ट आपने देखा शिवालिक रेंज सबसे साउथ में थी। शिवालिक रेंज के पैरेलल करीब 15 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है ज़मीन की, हालांकि वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आती है। वहां पर कंकड़ जमा करके एक प्लेन एरिया बनाया है नदियों ने, और वहां पर नदी की जो मेन धारा है, स्ट्रीम, वो दिखाई नहीं देती है। उसको बोला गया है भाबर। सबसे नॉर्थ में जो पट्टी है हमारे प्लेन्स की, वो भाबर कहलाती है, जो नदियों के द्वारा बनाई गई है। उसके नीचे जब नदियां हिमालय से आती हैं और यहाँ पर पेबल्स जमा करती हैं और नदियों की जो मेन धारा है वो यहाँ पर गायब हो जाती है, तो बनती है भाबर। और भाबर के साउथ में जहाँ नदियों की धारा फिर से दिखने लगती है, री इमर्ज होती है, और वो एरिया काफी मार्शी लैंड वाला है। मार्शी का मतलब दलदल टाइप की जो जमीन है वहाँ की, वो इलाके को बोलते हैं तराई रीजन। और ये तराई रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। बहुत थिक फॉरेस्ट है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। शिवालिक रेंज के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ वाले हिस्से में और शिवालिक के साउथ वाले हिस्से में जो पट्टी है वो तराई रीजन कहलाती है। यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं और यहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे नीचे का वो बीच का एक हिस्सा और है तीसरे नंबर पे, जिसको बोलते हैं भांगर, और उसके नीचे है खादर। ये 2 नाम और आपको समझने हैं, 4 हो गए, भाबर, तराई, भांगर और खादर। नदियों के साथ जो एलुवियम बह के आया है और वो जमा हो गया है एक बड़े इलाके में, तो जो ओल्ड एलुवियम है ना, ओल्ड एलुवियम पुराना जो चेंज नहीं होता, उस मिट्टी को बोलते हैं भांगर, यानी उस जमीन को बोलते हैं भांगर। लेकिन नदियों में जहाँ नीचे के इलाके में जहाँ हर साल बाढ़ आती है और हर साल मिट्टी बदलती है, उसकी चेंज होती है, और न्यू एलुवियम वहाँ पर जमा हुआ है, नया एलुवियम, हर साल वहाँ की मिट्टी बदलती है बाढ़ के द्वारा, उसको बोलते हैं खादर। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाली जो ज़मीन है वो खादर है। तो अब आप समझे। उसके बाद 2 आपको इसमें उर्दू या फारसी के नाम देखने को मिलेंगे, बुक में लिखे हुए हैं, दोआब और पंजाब। सल्तनत टाइम से ही इनका नाम चल रहा है। एक्चुअली है क्या कि गंगा और यमुना दोनों नदियां पहले पैरेलल बहती हैं और आखिरी में इलाहाबाद में आके मिल जाती हैं। इनके बीच का जो एरिया है वो 2 आब कहलाया। 2 माने 2 और आब का मतलब होता है फारसी में पानी। तो वो उस इलाके को जो बादशाह लोग थे वो दोआब का क्षेत्र कहते थे। बहुत उपजाऊ जमीन होती थी, यहाँ के किसानों से टैक्स लिया जाता था, तो दोआब इलाका कहलाता था। इसी तरह से जो 5 नदियां हैं पंजाब में, झेलम, चिनाब, सतलुज, इंडस, ब्यास, उन 5 नदियों को पंज आब कहा गया। पंज माने 5, आब माने पानी। समझे ना। तो जो हमारे 6 डिवीजन थे, फिजिकल डिवीजन थे इंडिया के 6, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, सादर्न प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, उनमें से 2 हमने समझ लिए। उनके डिवीजन, उनके जो फर्दर और डिवीजन हुए वो भी हमने समझ लिए। बाकी के जो 4 हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे। ये आपका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट।